हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। इस विधि के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें अभिक्रिया दी हुई होती है उसको आयनिक रूप में लिख लेते हैं और उसकी सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के पश्चात उसको दो अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ लेते हैं, यानी कि अपचयन अभिक्रिया अलग लिख लेते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग लिख लेते हैं। उसके पश्चात दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्याओं में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकारक में क्या परिवर्तन हो रहा है, अपचायक में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो ज्ञात कर लेते हैं। दोनों अर्ध समीकरण को बाईं एवं दाईं ओर की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर को किसी उचित गुणांक द्वारा गुणा करके जोड़ लेते हैं और सबसे अंत में अभिक्रिया को अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में संतुलित करते हैं। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। उसके पश्चात जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उस तरफ उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं और उसके बाद आवेश को संतुलित करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जिस तरफ जितना नेगेटिव चार्ज कम होता है उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं, अभिक्रिया को बाद में संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम समझते हैं, Cr2O7 प्लस SO3 ये उत्पाद बना रहा है Cr3+ और SO4 तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर Cr की +3 दी हुई है और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले इसके अंदर Cr2O7 के अंदर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। Cr की 2x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 × 7 ऑक्सीजन हमारे पास दिए हुए हैं फॉर्मूले के अंदर, इक्वल टू -2। 2x इक्वल टू 14 - 2 यानी कि x इक्वल टू 12/2 बराबर 6। यानी यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 निकल के आ रही है। अब यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। SO3 - 2 के अंदर सल्फर की x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है, x -2 इंटू हमारे पास 3 ऑक्सीजन दिए हुए हैं बराबर -2, x -6 इक्वल टू बराबर -2, x इक्वल टू -2 + 6 इक्वल टू +4। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 निकल के आ रही है। यहाँ पर Cr की +3 दी हुई है और यहाँ पर जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। तो इस तरीके से हमने सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसको हम लिख लेते हैं अभिक्रिया को। यहाँ पर Cr +6 से +3 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है और ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी होती है वो अपचयन होता है। सल्फर +4 से +6 के अंदर जा रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को हमने दोनों को आयनिक माध्यम में तोड़ लिया है। दोनों अर्ध अभिक्रियाएं अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को तोड़ लिया है। और दूसरे पद के अंदर दोनों अभिक्रियाओं को हम दोनों तत्वों का प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 Cr हैं, 2 Cr की +2 दी हुई है, 12 दी हुई है, 1 Cr की +6 हो जाएगी। यानी कि 1 Cr के अंदर +3 का परिवर्तन हो रहा है और हमारे पास 2 Cr दिए हुए हैं तो +6 का परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ सल्फर के अंदर सल्फेट आयन में जाने पर एक सल्फर एटम के लिए, एक सल्फर परमाणु के लिए +2 का परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें हम एक उचित गुणांक द्वारा अभिक्रिया के अंदर गुणा करते हैं।
यानी कि 6 और 2 का परिवर्तन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाती है, यानी कि ये जो 2 का परिवर्तन हो रहा है इसको हम Cr वाली अभिक्रिया में गुणा करेंगे और जो 6 का परिवर्तन हो रहा है इसको हम SO3 वाली अभिक्रिया में गुणा करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 6 और 2 है तो ये 3 और 1 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा मैं इस अभिक्रिया के अंदर 3 से गुणा कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 3 और 1 हो जाएगा, इसके अंदर 1 की गुणा करेंगे और इसके अंदर 3 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया हुआ है Cr2O7 के अंदर 1 की गुणा करते हैं और SO3 के अंदर 3 और 3 की इधर गुणा कर देते हैं। अब इसके अंदर हम जो परमाणु संतुलित करना होता है, हमें यहाँ पर 2 क्रोमियम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्रोमियम को 2 से गुणा कर लेते हैं। अब अभिक्रिया को हम अम्लीय माध्यम में संतुलित करते हैं। अम्लीय माध्यम के अंदर संतुलित करने के लिए मैंने बताया जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस तरफ उतने ही H2O के अणु जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 ऑक्सीजन ये है और 3 3 9, 7 और 9 16 ऑक्सीजन मेरी इस तरफ आ रही है। अब इधर मैं देखूँ 4 3 12 ऑक्सीजन इधर आ रही है, तो इधर की साइड 4 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर मैंने 4 H2O के अणु जोड़ दिए हैं। 4 H2O के अणु जोड़ने के पश्चात अब इस अभिक्रिया के अंदर इधर की तरफ 8 हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि इधर 8 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो इधर मैं 8 H+ आयन जोड़ देता हूँ। इस अभिक्रिया इस तरीके से अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। संतुलित अभिक्रिया में सभी परमाणु दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, तो उनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 Cr हैं, इधर भी 2 Cr हैं, इधर 3 सल्फर हैं, इधर भी 3 सल्फर हैं, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को भी जोड़ लेते हैं, 3 चौक 12 और 4 16 ऑक्सीजन इधर है और 3 3 9 और 7 16 ऑक्सीजन दोनों तरफ है। इस तरीके से दोनों तरफ परमाणु की संख्या संतुलित हो जा रही है। अब इसमें हम आवेश को संतुलित करना होता है। आवेश को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ कुल आवेश बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 ऋणावेश हैं और 2 3 6 हो गया ऋणावेशीय और 2 ऋणावेशीय, यानी 6 ऋणावेश हो गया और 8 धनावेश हो गया। 6 ऋणावेश और 8 धनावेश, तो कुल मिला के 2 + चार्ज इधर बचता है। अब इधर देखते हैं 2 3 6 और 3 दूनी सल्फेट माइनस, इस तरीके से 6 पॉजिटिव उधर बच रहा है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए 3 दूनी 6 और 2 8 ऋणावेश इधर हो रहा है और 8 धनावेश इधर हो रहा है, कुल मिला के 0 हो रहा है। इधर भी 2 3 6 प्लस हो रहा है और 3 दूनी 6 माइनस हो रहा है, कुल मिला के दोनों तरफ आवेश 0 हो रहा है। तो अभिक्रिया हमारी संतुलित है। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, इससे हमें उत्पाद मिलता है MnO2 प्लस I2। इस अभिक्रिया को हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वही सारे पद होते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकल के +7 आती है और यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 आ रही है। यहाँ पर आयोडीन की -1 है और यहाँ पर आयोडीन की 0 है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी के आधार पर हम अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रियाओं के अंदर विभाजित कर लेते हैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो यहाँ पर MnO4 माइनस यानी कि +7 से +4 के अंदर Mn के अंदर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या किसी पदार्थ की घटती है तो उसका अपचयन होता है। तो MnO4 = MnO2, यह अभिक्रिया अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। दूसरे केस में ऑक्सीकरण संख्या आयोडीन की -1 से 0 के अंदर जा रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो प्रथम स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रियाओं के अंदर विभाजित कर लेते हैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया।
दूसरे स्टेप के अंदर हम दोनों अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रति परमाणु। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या Mn की +7 से +4 के अंदर जा रही है, यानी कि एक परमाणु के अंदर 3 का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर आयोडीन के अंदर देखते हैं तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या, एक आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में 1 का परिवर्तन हो रहा है, और हमारे पास 2 आयोडीन है तो 2 आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में 2 का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या में 3 का परिवर्तन हो रहा है और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में 2 का परिवर्तन हो रहा है। तो अब इन ऑक्सीकरण संख्याओं से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो 2 वाला परिवर्तन है इसको हमें Mn वाले भाग से गुणा करना है, और जो 3 वाला परिवर्तन है उसे हमें आयोडीन वाले भाग से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर 2MnO4 प्लस ये 2MnO2, MnO4 और MnO2 को हमने 2 से गुणा कर दिया और आयोडीन वाले पार्ट को 3 से गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6, 6I- और 3I2। अब इस अभिक्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन संतुलित करेंगे। अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है, इसलिए फाइनली इसमें OH- का एडिशन करेंगे। यहाँ पर 2 चौक 8 ऑक्सीजन हमारे पास इधर हैं और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि इधर की साइड 4 ऑक्सीजन हमारे पास, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए सबसे पहले जल के अणुओं का योग करते हैं और फाइनली OH- का योग करते हैं। तो यहाँ पर 4 H2 अणु को जोड़ के इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो इधर 8 OH- हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संतुलित हो जाती है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कर सकते हैं संतुलित। 2 चौक 8 और 4 12 ऑक्सीजन इधर हैं, और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 8 12 ऑक्सीजन इधर हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर है और 8 हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन भी संतुलित है। Mn 2 इधर है और 2 इधर है, संतुलित है। आयोडीन 6 इधर है और 3 दूनी 6 आयोडीन इधर है। इस तरीके से सभी परमाणु जो हमारे संतुलित हैं। आवेश को भी अगर हम देखते हैं तो हमारा आवेश भी दोनों तरफ संतुलित है, किसी तरफ कोई आवेश कम या ज़्यादा नहीं है। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है, HNO3 में नाइट्रोजन की +5 है और CuNO3 ट्वाइस के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है वो ऑक्सीकरण संख्या भी +5 है, और NO2 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो यहाँ पर हम ध्यान देख सकते हैं कि कॉपर जो है +0 से +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। नाइट्रोजन +5 से +4 के अंदर जा रहा है, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो ये अपचयन हो जाएगा। तो पहले पद में फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रिया को दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर की 0 से +2 के अंदर ऑक्सीकरण संख्या जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यह ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो गई। नाइट्रोजन में +5 से +4 के अंदर जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरे पद में दोनों अभिक्रियाओं के अंदर देख लेते हैं प्रत्येक परमाणु कितनी कमी हो रही है। यहाँ पर 0 से +2 के अंदर जा रही है कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, तो प्रति परमाणु 2 की कमी हो रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 से +4 के अंदर जा रही है, प्रति परमाणु 1 की कमी हो रही है। तो ये जो कमी या वृद्धि होती है इस संख्या से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस वाली अभिक्रिया को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉपर वाली अभिक्रिया को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर CuNO3 ट्वाइस
और HNO3 वाली अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई करके 2HNO3 और 2NO2 इस तरीके से संतुलित अभिक्रिया होती है। अब फाइनली हमें H2O ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल का योग करते हैं, H2O के अणुओं को जोड़ा जाता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, तो इधर हम 2H2O ऐड कर देते हैं, यानी कि उस साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। अब नाइट्रोजन संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और 2 और 2 4 हैं, 4 नाइट्रोजन हो गए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। इसके अंदर सभी परमाणु एकदम संतुलित हैं। कॉपर इधर एक है, इधर भी एक है। यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हैं, 2 और 2 4 नाइट्रोजन हैं। ऑक्सीजन 4 तिये 12 हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 10 और 2 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन है। इस तरीके से ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। दोनों तरफ आवेश बिल्कुल उदासीन है, न कोई धनावेश है न कोई ऋणावेश है। अनुमापन या टाइट्रेशन, ये एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ज्ञात विलयन की सहायता से किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। ज्ञात विलयन वो होता है जिसकी सांद्रता हमें मालूम होती है, जिसकी सांद्रता हमें दी जाती होती है, जिसकी सांद्रता हमें पता होती है कि इसकी सांद्रता कितनी है, कितने नॉर्मल है, 2 नॉर्मल है, 3 नॉर्मल है या 4 नॉर्मल है। इस तरीके से ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें पता होती है, उसकी सहायता से हम किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम अनुमापन कहते हैं। इसके अंदर कुछ मुख्य रूप से प्रमुख ऑक्सीकारक जो होते हैं KMnO4 जिसका अणुभार 158 होता है और K2Cr2O7 जिसका अणुभार 294 होता है। और मुख्य रूप से जो अपचायक पदार्थ होते हैं FeSO4.7H2O जिसको हम ग्रीन विट्रोल या हरा कशिश भी कहते हैं, इसका अणुभार 392 होता है। और H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल 126 इसका अणुभार होता है। सूचक वो रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में रंग परिवर्तन के द्वारा हमें सूचना देता है कि अभिक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। यानी कि सूचक जो होता है अभिक्रिया के अंत बिंदु पर एंड पॉइंट पर अपना रंग परिवर्तित कर देता है। तो KMnO4 जो होता है ये स्वयं सूचक का काम करता है। यानी कि जब किसी अभिक्रिया में मुख्य रूप से टाइट्रेशन की जाती है, अनुमापन किया जाता है, उस अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा टाइट्रेशन करते हैं, तो ये अभिकारक का भी काम करता है एवं स्वयं सूचक का भी काम करता है। बाह्य सूचक वो सूचक होते हैं जो हमें अभिक्रिया में टाइट्रेशन पूरी करने के लिए एंड पॉइंट पर बाहर से डालने पड़ते हैं, और ये सूचक हमें सूचना देते हैं रंग परिवर्तन के द्वारा कि अभिक्रिया में अनुमापन पूर्ण हो चुका है। तो उन्हें पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 या डाइफेनिलैमीन जो होते हैं वह ये सूचक होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का अनुमापन करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, तो इसमें ऑक्सीकारक जो होता है वो KMnO4 होता है जो स्वयं सूचक का काम करता है, जो अपना रंग खुद परिवर्तित करके अभिक्रिया के एंड पॉइंट अंतः बिंदु को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4, इसमें उत्पाद बनता है K2SO4 + MnO4 + 10CO2 + 8H2O। यदि KMnO4 का आयतन V1 है और मोलरता M1 है और ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन V2 है और मोलरता M2 है, तो M1V1/2 = M2V2/5 हो जाता है। यहाँ पर जो 2 और 5 लिया है हमने, ये मोलों की संख्या होती है। पोटेशियम परमैंगनेट की संतुलित अभिक्रिया के अंदर मोल जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए M1V1/2 लिया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल के जो संतुलित अभिक्रिया के अंदर मोलों की संख्या होती है वो 5 होती है, इसलिए M2V2/5 लिया जाता है। और ये सूत्र इस सूत्र के द्वारा सांद्रता बराबर मोलरता गुणा आणविक द्रव्यमान के द्वारा हम किसी भी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एवं FeSO4 NH4 2SO4.6H2O फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच में अनुमापन। यहाँ पर जो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है वो K2Cr2O7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है,
और जो अपचायक होता है वो FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2 यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। और सूचक जो रंग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है वो डाइफेनिलएमीन होता है, जो कि बाह्य सूचक होता है। तो इस अभिक्रिया की जो रासायनिक समीकरण होती है K2Cr2O7 + 6FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 + 7H2SO4, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस + 3Fe2SO4 थ्राइस 6NH4 ट्वाइस SO4 + 7H2। यदि K2Cr2O7 का आयतन एवं मोलरता V1 और M1 है और फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन एवं मोलरता V2 एवं M2 है, तो अभिक्रिया की जो समीकरण होगी M1V1/1 बराबर M2V2/6 होगी। यहाँ पर क्योंकि K2Cr2O7 का मोल की संख्या 1 है तो M1V1/1 हो जाएगा, और फेरस अमोनियम सल्फेट के मोलों की संख्या 6 है तो M2V2/6 हो जाएगा। प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इसके अंदर अगर हम किसी विलयन के अंदर एक जिंक की छड़ डालते हैं और उसके अंदर विलयन ले लेते हैं कॉपर नाइट्रेट का जिसका रंग नीला होता है, तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि जो छड़ होती है जिंक की उसके ऊपर लाल रंग जम जाता है, यानी कि कॉपर नाइट्रेट विलयन का कॉपर का लाल रंग जम जाता है और विलयन का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसको हम प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिंक की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Zn+2 आयन के रूप में हो जाते हैं और जिंक का ऑक्सीकरण होता है, और कॉपर का नीला रंग गायब हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर कॉपर धातु के रूप में जिंक के ऊपर अपचयित हो जाता है। इसको हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया भी कहते हैं। और कंबाइंड जब अभिक्रिया बनाते हैं तो Zn + Cu2 = Zn2++ Cu हो जाती है। यहाँ पर अगर हम सिल्वर के साथ सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का विलयन डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का नीला रंग आ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की छड़ का रंग कुछ समय पश्चात नीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण होता है और सिल्वर की छड़ का अपचयन होता है। और अगर अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता की बात करें तो जिंक की क्रियाशीलता गोल्ड से ज़्यादा होती है और गोल्ड की क्रियाशीलता सिल्वर से ज़्यादा होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया के अनुप्रयोग, अब हम देखेंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया के रसायन विज्ञान के अंदर या विद्युत धारा के अंदर किस किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गैल्वेनिक सेल इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें रिडॉक्स अभिक्रियाओं का अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण होता है। यानी गैल्वेनिक सेल के अंदर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर संचित कर लिया जाता है और इस रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इस सेल का सबसे पहले जो आविष्कार किया था एल गैल्वेनी ने 1780 में और वोल्टा ने इसको 1800 सन में समझाया था। तो ये गैल्वेनिक सेल 2 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक सेल होती हैं, इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसी सेल होती हैं जो एक बार उपयोग के पश्चात इनको दोबारा रिचार्ज यानी पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल इसका होता है डैनियल सेल और शुष्क सेल। और द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है, यानी बैटरी के अंदर जो सेल होती है, लेड बैटरी के जो अंदर सेल होती है लेड बैटरी, उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं और पुनः उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल की जो कार्य प्रणाली है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें 2 कंटेनर होते हैं और उसमें जिंक की छड़ को ZnSO4 विलयन में एवं कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा के रखा जाता है। और यहाँ पर दोनों विलयनों को एक यू ट्यूब की यू आकार की ट्यूब से जोड़ देते हैं, जिसको हम केशियल लवण से बनाते हैं और इसको हम लवण सेतु कहते हैं।
यहाँ पर हम डायग्राम से समझ सकते हैं, दो कंटेनर हमने दो बीकर लिए हैं। एक बीकर के अंदर ZnSO4 का 1 मोलर विलयन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का 1 मोलर विलयन है। इन दोनों विलयनों को एक U आकार की ट्यूब से जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लवण सेतु कहते हैं। और ये किसी भी प्रबल लवण से बनी होती है, KCl से बनी होती है। और इसका जो मुख्य काम होता है वो दोनों विलयनों के अंदर आयनों का स्थानांतरण एवं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। विलयन के अंदर दो एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको कैथोड कहते हैं। यहाँ पर इस सेल के लिए हम लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनिक सेल के लिए लोन शब्द आप लोगों को याद रखना है। इसके लिए L मतलब लेफ्ट होता है, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब नेगेटिव। यानी कि लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होता है, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो हमेशा निगेटिव होता है। यानी कि एनोड यहाँ पर ऋणात्मक लिया जाता है और कैथोड यहाँ पर धनात्मक लिया जाता है। अब इस सेल के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कि एनोड के ऊपर किसी भी सेल के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एनोड पर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Zn+2 आयन का निर्माण होता है, और कैथोड के ऊपर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाता है, जिसको हम यहाँ से कैथोड को अभिक्रिया समाप्त होने के बाद इस कैथोड की रोड को निकाल के कॉपर धातु को यहाँ से खुरच के साफ कर लिया जाता है। कुल अभिक्रिया देखी जाती है। यहाँ पर जो पूर्ण अभिक्रिया होती है वो ZnCu एक्वस Cu2+ जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, कॉपर आयन की फॉर्म में होता है जिसके ऊपर 2 आवेश होता है, और इससे जो अभिक्रिया होती है Zn+2 एक्वस फॉर्म में, और कॉपर हमें ठोस अवस्था में कैथोड के ऊपर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विद्युत रासायनिक सेल के निरूपण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। Zn/ZnSO4 ये डबल वर्टिकल लाइन जो होती हैं ये U ट्यूब यानी लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं, और सिंगल लाइन जो होती हैं ये इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करती हैं। तो डबल वर्टिकल लाइन के बाद CuSO4/Cu, इसको हम आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Zn/Zn+2 डबल वर्टिकल लाइन Cu2+/Cu। KCl लवण सेतु का कार्य है। किसी भी सेल के अंदर जो U आकार की ट्यूब होती है लवण सेतु का कार्य करती है, और ये KCl से मिलके बनी होती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो अतिरिक्त आयनों को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देना होता है। यानी कि ये कुल मिला के सेल की विद्युत उदासीनता को बरकरार रखता है, दोनों तरफ आवेश को संतुलित रखता है। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण करने के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला नियम होता है एनोड को हमेशा बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। 2 अवस्थाओं के मध्य में संपर्क को एक खड़ी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि ZnS/Zn+2 एक्वस। यहाँ पर दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं। जिंक ठोस अवस्था में है, परमाणुविक अवस्था में है, और जिंक यहाँ पर आयन की अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में है। विलयन की मोलर सांद्रता को आयन के सूत्र के पश्चात कोष्ठक में लिखते हैं। Zn/Zn+2 1 मोलर। यहाँ पर 1 मोलर जो होता है Zn+2 जलीय विलयन की, जिंक+2 जलीय विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। दोनों अर्धशैलों को पृथक करने वाले लवण सेतु को 2 समानांतर खड़ी रेखा के द्वारा पृथक करते हैं। Zn/Zn+2 ये 2 समानांतर खड़ी रेखाएं जो हैं दोनों अर्धशैलों को पृथक करती हैं, यानी कि U ट्यूब का काम करती हैं, जो लवण सेतु होता है उसका काम करती हैं। Cu2+/Cu।
इन नियमों के आधार पर हम किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।